देखिए, आज हम ना जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ ऐसा लगता है जैसे हमने ना वक्त को ही हैक कर लिया है। मतलब हर चीज बस एक क्लिक दूर है। बिल्कुल, सब कुछ तुरंत चाहिए लोगों को। हाँ वही ना, मतलब 10 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी हो जाती है और 1 सेकंड लगता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पूरा का पूरा लंबा ईमेल लिखकर तैयार कर देता है। एकदम सही कहा। या फिर किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम का ना एक झटके में सोल्यूशन निकालने का दावा किया जाता है। हम लोग इस क्विक फिक्स वाले कल्चर के इतने आदी हो चुके हैं कि अब लगने लगा है जैसे हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई शॉर्टकट तो जरूरी होगा। हाँ, और देखिए ये ना बड़ा ही आकर्षक सा भ्रम है, मतलब एक इल्यूजन है जिसने हम सबको ये यकीन दिला दिया है कि सफलता के रास्ते में जो ग्राइंड होता है ना, जो असल संघर्ष वाला हिस्सा होता है, उसे बड़े आराम से स्किप किया जा सकता है। बिल्कुल, बाईपास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, सच्चाई की धरातल पर आते हैं, तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हमारी नई टेक्नोलॉजी हो या फिर इंसानी क्षमता हो, बिना एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरे वो कभी भी परमानेंट रिजल्ट नहीं देता। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी भ्रम की पड़ताल करने वाले हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में ना हमारे पास अलग अलग एरिया से जुड़ी कुछ बहुत ही हैरान करने वाली जानकारियां हैं। काफी इंटरेस्टिंग डेटा है आज। हाँ, आज हम एक क्रिकेटर की उस थका देने वाली करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा को समझेंगे जिसने रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। और उसके बाद हम एक ऐसी नई टेक रिपोर्ट को भी समझेंगे जो सिलिकॉन वैली के उन बड़े दावों की सच्चाई बताती है जिनमें कहा गया था कि एआई हमारा सारा काम चुटकियों में कर देगा, जो कि वाकई में वैसा हो नहीं रहा है एकदम। और आखिर में बात होगी एक ऐसी बेहद कन्वीनियंट पेट मेडिसिन की, यानी पालतू जानवरों की उस गोली की जो बहुत ही खामोशी से हमारी मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को जहर में बदल रही है। देखिए, पहली नजर में देखने पर तो ये तीनों टॉपिक्स जैसे खेल का मैदान, कंप्यूटर की कोडिंग और हमारा पर्यावरण, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। लगता तो यही है। हाँ, लेकिन अगर इनके अंदर थोड़ा गहराई से झांका जाए तो इन तीनों में ना एक ही वार्निंग, एक ही चेतावनी छिपी हुई है कि हर शॉर्टकट की एक बहुत भारी और अक्सर न दिखने वाली कीमत होती है और अंत में वो कीमत हमें ही चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां पसीने और असल मेहनत का कोई डिजिटल विकल्प आज तक नहीं बना है, यानी खेल की दुनिया। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। और हाल ही में सामने आए क्रिकेट के कुछ नए और ऐतिहासिक फिगर्स यही साबित करते हैं। मतलब आप रणजी ट्रॉफी के इस ताजा सीजन को ही ले लीजिए। मुंबई की तरफ से खेलते हुए सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ जो पारी खेली है ना, वो बस अनबिलीवेबल है। वो डबल सेंचुरी वाली पारी। हाँ, मतलब 219 गेंदों में 227 रन की वो धमाकेदार पारी और उसमें 19 चौके और 9 छक्के शामिल थे। वाह! और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं है, ये उनकी एक लंबी और बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया का अंजाम है। अगर हम इस पारी के बाद के मैचेस पर गौर करें, उनके आंकड़ों को देखें, तो सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एवरेज अब 65.26। बाप रे, 65 के ऊपर? हाँ, 65.26 के उस आंकड़े को छू गया है जो विश्वास करने लायक नहीं लगता। क्रिकेट के इतिहास को खंगाले अगर, तो ये एवरेज उन्हें ऑल टाइम टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में सीधे 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। मतलब ऑल टाइम ग्रेट्स के साथ। बिल्कुल। इस लिस्ट के सबसे ऊपर महान डॉन ब्रैडमैन है जो 95.14 के एवरेज के साथ बैठे हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला डेटा है। मतलब सरफराज ने ऑस्ट्रेलिया के बिल वुडफुल और बिल पॉन्सफोर्ड जैसे ऐतिहासिक दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, एक और बहुत ही मजेदार रिकॉर्ड टूटा यहाँ। वो लगातार रन बनाने वाला। उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण और एवर्टन वीक्स का जो रिकॉर्ड था ना, बिना आउट हुए लगातार सबसे ज्यादा रन बनाने का, वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सरफराज ने बिना अपना विकेट गंवाए लगातार 605 रन बनाए हैं। कमाल है। और देखिए, जो समर्पण है ना, ये सिर्फ एक खिलाड़ी या एक मैच तक सीमित नहीं है। अगर हम हाल ही की बाकी स्पोर्ट्स न्यूज को भी देखें तो हर जगह यही ग्राइंड या अथक मेहनत नजर आती है। दूसरे मैचेस में भी? हाँ, जैसे रणजी एलीट ग्रुप डी में ही देख लीजिए। पुडुचेरी के 233 रन के जवाब में जम्मू कश्मीर का स्कोर 150 पर 6 विकेट है।
यहाँ जम्मू कश्मीर के गेंदबाजों ने, खास करके सुनील कुमार और युद्धवीर सिंह ने, हाँ, उनकी बॉलिंग काफी चर्चा में थी। बिल्कुल, उन्होंने जिस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की वो दिखाता है कि पिच पर टिके रहने के लिए कितने धैर्य की जरूरत होती है। एकदम सही। और अगर हम अपने डोमेस्टिक मैचेस से थोड़ा बाहर निकले, मतलब इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ जाएं, तो बिग बैश लीग यानी बीबीएल के फाइनल में सिडनी सिक्सर्स के पहुंचने की कहानी भी कुछ ऐसी है। वहाँ स्टीव स्मिथ का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। वाह, क्या खेले हैं वो। वहाँ स्टीव स्मिथ ने महज 43 गेंदों में 65 रन बनाए और जोल डेविस ने भी बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विल बायोरम ने अपनी घातक बॉलिंग से 5 विकेट चटकाकर श्रीलंका की पूरी टीम को सिर्फ 8वां रन पर समेट दिया। 8वां रन, वो हाँ, तो मतलब पॉइंट ये है कि ये सब रातों रात नहीं होता है, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। और ये बात सिर्फ मैदान पर होने वाले मैचेस तक ही नहीं रुकी है, ये स्पोर्ट्स के प्रति एक बहुत बड़े कल्चरल शिफ्ट को भी दिखाता है। जैसे हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में पीवी सिंधु का द इंडिया वी इमेजिन टॉपिक पर एज अ स्पीकर शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे एथलीट्स अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां शेयर कर रहे हैं। सही कहा। और ग्राउंड लेवल पर भी ना ये बदलाव अब साफ दिख रहा है। जैसे जम्मू में महिलाओं के लिए शुरू किया गया अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जिसमें 600 से ज्यादा फीमेल एथलीट्स हिस्सा ले रही हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि एक पूरी पीढ़ी ये समझ चुकी है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, पसीना बहाना पड़ता है। बिल्कुल, मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन सफलताओं को देखते हैं ना, तो हमें अक्सर लगता है कि ये कोई गॉड गिफ्ट है या इनमें कोई बाय बर्थ टैलेंट है। अगर हम वापस सरफराज खान के केस में ही देखें तो उनके इस 65.26 के एवरेज के पीछे की जो कहानी है वो किसी मूवी के संघर्ष से कम नहीं है। और वो कहानी इस बात को एकदम साफ तरीके से दिखाती है कि असली मेहनत आखिर होती क्या है। एक इंटरव्यू से पता चला है कि जब कोविड लॉकडाउन लगा था, जब पूरी दुनिया एक तरह से रुक सी गई थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में बस आराम कर रहे थे, हाँ, टाइम पास करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे सब लोग। बिल्कुल, तब सरफराज और उनके पिता नौशाद खान ने एक बहुत ही अलग और मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने कार से 1600 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये कोई छुट्टियों वाली फन रोड ट्रिप नहीं थी। मुंबई से अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ और मथुरा जैसी जगहों की धूल फांकने का सिर्फ एक ही मकसद था, टर्निंग ट्रैक्स ढूंढना। यानी ऐसी स्पिन पिचेस जहां गेंद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से घूमती हो, हाँ, ताकि वो सबसे मुश्किल कंडीशंस में प्रैक्टिस कर सकें। और इस यात्रा का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था वो था उनका ट्रेनिंग का तरीका। वो लोग रोजाना 500 गेंदें खेलते थे। नौशाद खान अपने बेटे के लिए अलग अलग तरह के बॉलर्स को बुलाते थे। लाल और सफेद दोनों तरह की बॉल्स का इस्तेमाल होता था वहाँ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो एक ही दिन में टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करवाते थे। वही तो, ये शारीरिक अभ्यास से कई ज्यादा एक मानसिक प्रताड़ना थी, या इंग्लिश में कहें तो एक तरह की स्ट्रेस टेस्टिंग थी। बिल्कुल, ये तो मतलब वही बात हो गई ना, जैसे किसी फॉर्मूला 1 कार को नॉर्मल और स्मूथ सड़कों पर नहीं, बल्कि जानबूझकर सबसे खराब मौसम में, बर्फ में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर टेस्ट किया जा रहा हो, ताकि जब वो कार असली रेस ट्रैक पर उतरे तो ड्राइवर को सब कुछ बहुत कंट्रोल में लगे। हाँ, नौशाद खान जानबूझकर सरफराज की प्रैक्टिस में इतनी अनसर्टिनिटी डाल रहे थे ताकि रणजी ट्रॉफी का जो प्रेशर है वो इन्हें एकदम बच्चों का खेल लगे। वैसे यहाँ एक मजेदार बात साफ कर दूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। किस बारे में? अक्सर लोग नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत मशहूर एक्टर भी है सरफराज खान, जो अपने दिग्गज अभिनेता कादर खान के बेटे हैं और तेरे नाम जैसी फिल्मों में नजर भी आ चुके हैं। ओह हाँ, वो एक्टर वाले सरफराज खान। हाँ, लेकिन हम जिस सरफराज की बात कर रहे हैं उनका मंच सिल्वर स्क्रीन नहीं बल्कि 22 गज की पिच है। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। और देखिए, अगर इस क्रिकेटर सरफराज की बात करें तो यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि नौशाद खान की कोचिंग फिलॉसफी काफी हटके थी। उनका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल मंत्र था, परफेक्शन से बेहतर है आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस इज बेटर देन परफेक्शन। हम लोग तो हमेशा परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं। वही तो प्रॉब्लम है।
हम अक्सर हर चीज को 100% परफेक्ट करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली मैदान पर परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। गलतियां होंगी ही, गेंदें छूटेंगी ही, लेकिन अगर उस कड़ी मेहनत से एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस आ गया है तो वो किसी भी खराब सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल, उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ टेक्निकली नहीं, मेंटली भी एकदम स्ट्रांग बनाया। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शायरी के जरिए सरफराज को मोटिवेट किया था। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है सलीके से तराशा जाए। वाह, बहुत गहरी बात है। हाँ, और सलीके से तराशने का मतलब ही है वो लंबा प्रोसेस जिसमें शॉर्टकट के लिए कोई जगह ही नहीं होती। और उसी तराशने का नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी मारना हो, या फिर आईपीएल की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 75 लाख रुपए में खरीदा जाना। और वो सीएसके वाला इवेंट भी तो था। हाँ, हाल ही में जो सीएसके रोअर इवेंट हुआ था, उसमें जब एमएस धोनी सरफराज के बेटे को गोद में लिए नजर आए थे, तो वो सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था, वो इस बात का प्रूफ था कि प्रॉपर और हार्ड वर्क किस तरह जेनरेशंस को सम्मान दिलाती है। ये सब कोई रातों रात मिली सक्सेस नहीं है, ये सालों के उस ग्राइंड का कंपाउंड इंटरेस्ट है। एकदम सही कहा। सरफराज की इस कहानी से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि फिजिकल और मेंटल एक्सीलेंस की दुनिया में ना शॉर्टकट्स बिल्कुल काम नहीं आते। लेकिन इंसानी फितरत भी कमाल की है। हम इस ग्राइंड से, इस मेहनत से बचने का हर पॉसिबल टेक्निकल रास्ता ढूंढते ही रहते हैं। शॉर्टकट ढूंढने की आदत जो है, वही ना। और आज के इस डिजिटल जमाने में हमारे पास उस मेहनत से बचने का सबसे चमकदार, सबसे नया रास्ता मौजूद है, जिसे पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के नाम से जानती है। बिल्कुल। और देखिए, टेक इंडस्ट्री ने ना हमें एक सपना बेचा है। सपना ये कि एआई एक जादू की छड़ी है। ऐसा लगता है कि अब इंसान को सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस एक प्रॉम्प्ट लिखिए और काम खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा है? वही तो सवाल है। एंथ्रोपिक का जो नया इकोनॉमिक इंडेक्स आया है, उसके डेटा ने इस मायाजाल की बहुत ही ग्राउंड लेवल और कड़वी सच्चाई पेश की है। सच में ये रिपोर्ट वाकई आंखें खोलने वाली है। एंथ्रोपिक ने नवंबर 2025 के डेटा का यूज करते हुए अपने प्लेटफॉर्म Claude.ai पर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के 10-10 लाख इंटरैक्शंस का, यानी लोगों ने उस पर क्या काम किया, उसका बहुत गहराई से एनालिसिस किया। और रिजल्ट क्या निकला उसमें? रिजल्ट ये निकला कि ज्यादातर लोग इस अल्ट्रा मॉडर्न टेक का यूज बहुत ही लिमिटेड और नॉर्मल कामों के लिए कर रहे हैं, मेनली सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखने के लिए या फिर अपने रोज की रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए। अगर हम इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करें तो डेटा एक साफ लाइन ड्रॉ करता है। एआई उन कामों के लिए एक बहुत बढ़िया टूल साबित हो रहा है जो सिंपल है और वेल डिफाइंड है। मतलब जिनके रूल्स फिक्स हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं इसे। हाँ, इसका मतलब है कि जिन कामों में पहले से स्टेप्स तय होते हैं और जिनमें ज्यादा दिमाग या लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। अब एक प्रॉपर्टी मैनेजर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अच्छा। उसे एक ही तरह के ईमेल्स रोज ड्राफ्ट करने होते हैं, सेम डेटा एंट्री करनी होती है या मेंटेनेंस रिक्वेस्ट्स को बस कैटेगराइज करना होता है। अब ऐसे कामों को एआई बहुत ही शानदार तरीके से कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब काम इल डिफाइंड या थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे किसी ट्रैवल एजेंट का काम ले लीजिए। ठीक कहा। एक ट्रैवल एजेंट का काम सिर्फ फ्लाइट बुक करना नहीं होता है, उसे अपने कस्टमर की पसंद, उनके बजट की लिमिट्स, मौसम कैसा रहेगा और अगर अचानक फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो क्या करना है, ऐसी कई सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। वहाँ तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे कॉम्प्लेक्स कामों में हाई जजमेंट या इंसानी विवेक लगता है। एआई के पास वो नेचुरल ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट समझने की पावर नहीं होती। वो एक साथ इतनी सारी अनिश्चितताओं से यानी अनसर्टेनिटी से नहीं निपट सकता। यहाँ मुझे ना एक बहुत ही जरूरी पुशबैक देने का मन कर रहा है। मतलब टेक के इस अंधी रेस में क्या हम अनजाने में अपना ही काम नहीं बढ़ा रहे? आपका इशारा उस प्रोडक्टिविटी वाले डेटा की तरफ है ना? हाँ, हम एक मशीन से अपना काम करवाने के चक्कर में एक अलग ही तरह की गुलामी में फंसते जा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है। कुछ टाइम पहले तक कई बड़े टेक एक्सपर्ट्स क्या दावा कर रहे थे कि एआई के यूज से आने वाले 10 सालों में
लेबर प्रोडक्टिविटी में 1.8% की भारी ग्रोथ होगी। बहुत बड़ा दावा था वो। लेकिन एंथ्रोपिक की ये नई रिपोर्ट बताती है कि ये ग्रोथ एक्चुअली में सिर्फ 1 से 1.2% तक ही रुक जाएगी। मतलब इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? ये इस पूरी चर्चा का सबसे मेन पॉइंट है। ये गिरावट इसलिए है क्योंकि एआई कोई भी काम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं करता। वो हैलुसिनेट करता है, यानी कई बार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। और यहीं पर वो छिपी हुई कीमत सामने आती है। देखिए, एक आम इंसान के लिए इसे एक बहुत ही रोजमर्रा की एनालॉजी से समझना आसान होगा। ये ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे फोन का ऑटो करेक्ट फीचर काम करता है। हाँ, वो तो सबके साथ होता है। बिल्कुल, कई बार आप बहुत तेजी से कोई सही वर्ड टाइप करते हैं, लेकिन ऑटो करेक्ट उसे किसी अजीब से गलत वर्ड में बदल देता है। फिर आपको रुकना पड़ता है, उस गलत वर्ड को पढ़ना पड़ता है, उसे डिलीट करने के लिए बैक स्पेस दबाना पड़ता है और फिर से वही सही वर्ड टाइप करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में आपका वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है जो शायद आप बिना ऑटो करेक्ट के बचा लेते। क्या बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है आपने। एआई के साथ भी बड़ी बड़ी कंपनियों में यही सब हो रहा है। एआई से काम करवाने के बाद अब इंसानों को उस काम की बहुत डिटेल में रिव्यू करनी पड़ती है, उसकी गलतियों को ढूंढना, उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना यानी चेक करना कि वो सही है या नहीं, और फिर उसे ठीक करना। इसमें तो और ज्यादा दिमाग लगता होगा। हाँ, इस पूरी प्रोसेस में इंसान का काफी ज्यादा टाइम और उसकी कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती है। बस इसी वजह से प्रोडक्टिविटी में वो जंप नहीं आ रहा जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी इंसान का प्रॉपर रिप्लेसमेंट कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं बन सकती। बल्कि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो एंथ्रोपिक की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि एआई के साथ सक्सेस रेट तब बढ़ता है जब बड़े और मुश्किल कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटकर एआई को कमांड्स दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे काम करने का तरीका अब बदल रहा है। अब इंसान को क्रिएटर की कुर्सी से उठकर एक रिव्यूअर, कंट्रोलर या वैलिडेटर की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। काम भले ही मशीन करेगी, लेकिन उसे सही डायरेक्शन देना तो इंसान का ही काम होगा ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक अच्छा वैलिडेटर बनने के लिए भी आपको सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको कोडिंग आती ही नहीं है तो आप एआई के लिखे हुए गलत कोड को पकड़ेंगे कैसे? सही बात है, वो तो वैसे का वैसा ही पास हो जाएगा। हाँ, यानी उस सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए जो सालों की मेहनत या ग्राइंड लगता है ना, उसका कोई शॉर्टकट आज भी नहीं बना है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो टेक भी आपको सिर्फ आधा अधूरा ही रिजल्ट देगी। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी में जब हम शॉर्टकट लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है या थोड़ा टाइम बर्बाद होता है। लेकिन अब हम अपनी चर्चा के उस तीसरे और सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये क्विक फिक्स या शॉर्टकट के जो नतीजे हैं वो सिर्फ टाइम बर्बादी तक नहीं रुकते। जब हम नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ ये शॉर्टकट वाला गेम खेलते हैं तो रिजल्ट्स खामोश जरूर होते हैं, लेकिन बहुत तबाही मचाने वाले होते हैं। देखिए, इंसान ने हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से नेचर के रूल्स को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, और जब इसके आखिरी नतीजे सामने आते हैं तब तक अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। हाँ, और हाल ही में सामने आया एक बड़ा ही शॉकिंग साइंटिफिक स्टडी इसी बात का सबूत देता है। बात है साल 2013 की, जब मार्केट में आइसोक्सालिन नाम के केमिकल्स की एक नई कैटेगरी आई थी। ये पेट मेडिसिन में यूज होता है। बिल्कुल, ये दवा मेनली कुत्तों और बिल्लियों को परेशान करने वाले फ्लीज और टिक्स यानी उन परजीवियों को मारने के लिए डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। अब देखिए, जो लोग अपने पेट से प्यार करते हैं उनके लिए तो ये दवा किसी चमत्कार या किसी परफेक्ट क्विक फिक्स से कम नहीं है। जानवर को बस महीने में एक बार ये गोली खिलानी होती है और वो पूरे महीने इन कीड़ों से सेफ रहता है। कोई टेंशन ही नहीं ना, कोई लोशन लगाना ना कोई स्प्रे, सब कुछ बेहद कन्वीनियंट। हाँ, तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब कन्वीनियंस के एंगल से देखें तो ये एक मास्टरपीस लगती है दवा, लेकिन अगर हम इसके पीछे के साइंस को देखें तो एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आती है। आखिर ये दवा काम कैसे करती है? जब भी कोई कुत्ता या बिल्ली इस गोली को खाता है तो ये केमिकल उसके खून में मिक्स हो जाता है, और फिर जब कोई फ्ली या टिक उस जानवर का खून चूसता है तो ये आइसोक्सालिन उस कीड़े के नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करता है। बाप रे। हाँ, ये उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जिससे वो कीड़ा पैरालाइज होकर मर जाता है।
यहाँ तक सुनने में तो सब ठीक लगता है कि चलो पैरासाइट्स मर गए। तो फिर असल में प्रॉब्लम है कहाँ? क्या ये दवा सिर्फ उन फ्लीज तक सीमित नहीं रहती? बिल्कुल नहीं रहती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल जानवर के बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। ये दवा अपना काम करने के बाद जानवर के फीसीज यानी उनके मल के जरिए काफी हद तक उसी एक्टिव और जहरीले फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल आती है। ओह वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग अपने कुत्तों को पार्क में घुमाने ले जाते हैं और वो माल मिट्टी में मिलता है या फिर बारिश के पानी के साथ घुलकर जमीन में अंदर चला जाता है, तो वो खतरनाक केमिकल सीधा हमारे इकोसिस्टम में एंट्री ले रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और प्रॉब्लम ये है कि वो केमिकल मिट्टी में जाकर ये डिफरेंस नहीं कर सकता कि कौन सा कीड़ा फ्ली है और कौन सा कीड़ा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। वो तो सबको मारेगा फिर। हाँ, वो मिट्टी में मौजूद डंग बीटल्स, केंचुए और उन हजारों बेकसूर छोटे कीड़ों के नर्वस सिस्टम को भी उसी तरह ब्लॉक करके मार देता है जो गलती से भी उस केमिकल के टच में आ जाते हैं। ये वाकई बहुत डेंजरस है। सुनने वालों के लिए ये क्लियर करना जरूरी है कि ये छोटे छोटे कीड़े कोई फालतू चीज नहीं है नेचर में। ये मिट्टी को फर्टाइल बनाने, मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करने और नेचुरल बैलेंस बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, और हम लोग सिर्फ अपनी 1 महीने की सुविधा के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस पूरे बैलेंस को दांव पर लगा रहे हैं। इस खतरे की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने ऑफिशियली इसके खिलाफ एक वार्निंग जारी की है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका साफ कहना है कि वेटरनरी मेडिसिन में यूज होने वाले ये केमिकल्स हमारी मिट्टी और वाटर सिस्टम्स में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हम समझ भी रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम किसी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन के किसी एक पार्ट को ठीक करने के लिए पूरी मशीन के अंदर ही तेजाब डाल दें। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। अगर हम इसे आज के शुरुआती खेल वाले टॉपिक से वापस जोड़कर देखें तो हमारा इकोसिस्टम ना बिल्कुल एक क्रिकेट मैच की तरह होता है। हर जीव का, हर कीड़े का अपनी जगह एक रोल होता है, ठीक वैसे ही जैसे पिच क्यूरेटर, अंपायर या फील्डर्स का होता है। बिल्कुल, अगर पिच बनाने वाले ही नहीं रहेंगे तो मैच कैसे होगा भला? वही तो, जब आप इस कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम में बाहर से कोई आर्टिफिशियल क्विक फिक्स या शॉर्टकट डालते हैं तो उसका असर सिर्फ एक जगह पर नहीं रुकता, वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। हम अपनी डेली सुविधा के लिए फूड चेन के सबसे लोअर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से को खत्म कर रहे हैं। अगर मिट्टी के ये कीड़े खत्म हो गए तो उन पर डिपेंड रहने वाले पक्षी भूखे मरेंगे, मिट्टी बंजर होने लगेगी और पूरा का पूरा नेचुरल साइकिल ही धंस जाएगा। एक बार फिर वही कड़वा सच घूमकर सामने आता है कि हर शॉर्टकट की एक बहुत भारी कीमत होती है, और एनवायरनमेंट के केस में तो ये कीमत हमारी धरती और आने वाली पीढ़ियां चुकाने वाली हैं। नेचर के पास अपना एक प्रॉपर सिस्टम है, अपना एक टाइम साइकिल है, और जब हम कुछ केमिकल्स के जरिए उस टाइम साइकिल को बीट करने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। नेचर में शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते, वो आखिर में सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। तो अगर आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक फ्रेम में लाने की कोशिश की जाए तो हमारे इन अलग अलग स्टडीज, रिपोर्ट्स और डेटा से एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज निकलकर सामने आता है। आज हमने देखा कि ह्यूमन एक्सीलेंस का यानी इंसानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सरफराज खान की हजारों गेंदें खेलकर जो शानदार सक्सेस उन्हें मिली, जिसके पीछे लॉकडाउन की उन धूल भरी सड़कों की 1600 किलोमीटर की यात्रा थी और रोजाना की वो थका देने वाली मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग शामिल थी, वही असल सफलता का रास्ता है। एकदम। और दूसरी तरफ हमने टेक की दुनिया में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े चमत्कारी दावों के बावजूद इंसान के डीप नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस और एक वैलिडेटर के रूप में उसकी जो जरूरत है वो आज भी उतनी ही बनी हुई है। ऑटो करेक्ट की तरह ही। हाँ, ऑटो करेक्ट की तरह एआई की गलतियों को सुधारने का जो कॉग्निटिव टैक्स हम पे कर रहे हैं वो हमें ये याद दिलाता है कि बिना सब्जेक्ट को समझे कोई भी मशीन हमारा काम पूरी तरह से नहीं संभाल सकती। और आखिर में एक छोटी सी बहुत ही कन्वीनियंट लगने वाली फ्ली मेडिसिन किस तरह खामोशी से हमारी मिट्टी के बेहद जरूरी छोटे जीवों को खत्म कर रही है, ये हमें बताता है कि नेचर के रूल्स के साथ किया गया खिलवाड़ आगे चलकर कितना महंगा पड़ सकता है। इन सभी अलग अलग लगने वाले टॉपिक से आज सबसे बड़ी और एकमात्र सीख यही मिलती है कि शॉर्टकट्स की हमेशा एक छुपी हुई कीमत होती है। कोई भी क्विक फिक्स लंबा नहीं चलता और असली मेहनत का, उस ग्राइंड का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। और देखिए, ज्ञान तभी वैल्यूएबल होता है
जब उसे समझा जाए और लाइफ में उतारा जाए। आज की इस पूरी चर्चा को जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। लाइफ के जिस भी एरिया में, चाहे जहां भी हम और आप क्विक फिक्स या आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या वो सच में सस्टेनेबल है? ये सवाल पूछना खुद से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब भी हम किसी बने बनाए सिस्टम के रूल्स को इग्नोर करके, चाहे वो हमारी अपनी स्किल्स हो, नई टेक्नोलॉजी हो या हमारी नेचर हो, जब भी हम कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट एक बहुत बड़े नुकसान के रूप में ही सामने आता है। आज के इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज हमने देखा कि कैसे एक बड़ी ही नॉर्मल सी दिखने वाली फ्ली मेडिसिन मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को कितनी खामोशी से तबाह कर रही है। अगर इस पर थोड़ा विचार किया जाए तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे और कितने कन्वीनियंट केमिकल्स, कितने टेक शॉर्टकट्स या ऐसी कितनी आदतें हैं जिन्हें हम बस अपने आराम के लिए बिना सोचे समझे अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी और अपने दिमाग में घोल रहे हैं। और जब तक हम इस खामोश और डेंजरस बदलाव का पता चलेगा, क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? ये वाकई एक ऐसा गहरा और बेचैन करने वाला ख्याल है जो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सफलता हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर हमारी इस धरती का आने वाला कल, असली मेहनत और सही प्रोसेस का कोई शॉर्टकट कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण वाले सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प, विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।